उत्तराखंड की पावन देवभूमि में जहां लोगों का ध्यान शायद ही कभी देवताओं से हटकर किसी व्यक्ति विशेष पे जाता है, ऐसी ही एक जगह पर इसी देवभूमि में एक ऐसे नेता जो कि युवा हैं, गतिशील हैं, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से, अपनी कर्मठता से अपनी एक पहचान बनाई है, बड़ी गहरी पहचान बनाई है, और उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी। सो वंस अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन। धामी जी, मुझे बड़ा हर्ष है, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अवसर मिला है आपसे बातचीत करने का। शुरुआत में करना चाहती हूँ धामी जी, आपने ये विकसित उत्तराखंड जो आपका अभियान है बड़ा जोर पकड़ रहा है धामी जी। परियोजनाओं पे परियोजनाएं आप लोग अनाउंस कर रहे हैं, और मैं कुछ डेटा देख रही थी जो कि नीति आयोग की डेटा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी वाली डेटा, जिसमें 2023 से 2024 में आप बिल्कुल शीर्ष पर हैं। यू आर राइट एट द फ्रंट, यू आर राइट एट द टॉप। तो क्या है धामी जी का प्लान उत्तराखंड के लिए? चलिए, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से जो है आपसे, हाँ, वो हो नहीं पा रहा था मुलाकात। भेंट की मुझे प्रतीक्षा थी, और जी, और ये कहते हैं कि मिलना ये जीवन में ऐसा संजोग होता है जो किसी के हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल। तो कितने दिनों से लगभग हम लोग मिलने का प्रयास 3 महीने से। 3 महीने से, और अचानक मुझे पता नहीं था, अभी तक भी नहीं पता था कि आप यहाँ मिलेंगे मुझे। तो आपका बहुत स्वागत, और मेरा सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपने कहा विकसित उत्तराखंड। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 11 वर्षों का कालखंड पूरा हो रहा है। स्वर्णिम कालखंड के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं विकसित भारत का संकल्प पूरे राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और उन्होंने जो विकसित भारत की बात करी है, विकसित भारत का जो संकल्प पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने रखा है, वो सबके लिए एक लक्ष्य है। और विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे राज्य विकसित बनेंगे, और विकसित राज्य तभी बनेंगे जब उस राज्य के सभी जनपद, सभी विकासखंड, सभी न्याय पंचायत, सभी ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें विकसित होंगी जी। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों काम देवभूमि उत्तराखंड में, उनके नेतृत्व में 2014 के बाद अनेक काम आगे बढ़े हैं, अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़ी हैं। चाहे वो सड़क परिवहन का क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र में पूरे राज्य के अंदर 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हुआ है। वहीं दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले कुछ ही सालों में जी, साल भी क्या, कुछ ही महीनों में, अग्निहोत्री जी बैठे हैं सामने हमारे, तो ये सब लोग, तन्मय जी और आप सबको जब नोएडा से, दिल्ली से देहरादून आना होगा, तो अब आप लोग जो है फ्लाइट नहीं लेंगे। फ्लाइट कहीं बंद न हो जाए आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की, क्योंकि जो एलिवेटेड सड़क का काम चल रहा है जी, उसके पूरा हो जाने के बाद 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली देहरादून की दूरी पूरी हो जाएगी। नहीं, मैं गडकरी जी से ये पूछ रही थी बस पिछले महीने ही, उन्होंने बोला और कुछ महीने दे दो, तो मैं सोच रही हूँ अब कितने महीने लगाने, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं 2.5 घंटे में कब आएंगे हम दिल्ली से देहरादून। नहीं, कुछ ही महीनों की बात है, क्योंकि मेरठ तक जो है सड़क पूरी तरह बन चुकी है जी। और उससे मैंने खुद एक दिन ट्रायल यहाँ से मैंने ट्रैवल किया था, यहाँ से मैं खुद गया था। तो धामी जी, आप जब यात्राओं की ही बात कर रहे हैं तो एक सवाल उस पे ही ले लेते हैं। इस बार आपकी 4 धाम यात्रा में बहुत चर्चा हो रही है आपके 4 धाम यात्रा की, और शीतकालीन यात्रा जो इस बार आप लोग ने वापस पुश किया है, केंद्र से भी आपको बहुत मदद मिला, प्रधानमंत्री जी खुद ही आ गए गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हर्षिल, तो मदद तो हो रही है और फीडबैक बड़ा पॉजिटिव है। तो धामी जी, ऐसा क्या अलग इस बार कर दिया आपने कि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई, लोग इतना बात कर रहे हैं इसके बारे में? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी का क्या है कि गंगा मैया से एक रिश्ता है जी, और मैं उनको गंगा पुत्र भी कह सकता हूँ आपके इस मंच से, आज अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम से, कि
उनको जैसे गंगा मैया ने बनारस बुलाया, वैसे ही गंगा मैया ने हमारी शीतकालीन यात्रा में उनको सम्मिलित होने के लिए अपने मायके मुखवा में बुलाया जी। और उन्होंने शीतकालीन यात्रा में उनके आने के बाद इस बार हमने नया प्रयोग किया है कि एक नया काम शुरू किया कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा के बाद 6 माह पूरी तरह से लोग खाली हो जाते हैं। हाँ। दुकानें बंद हो जाती हैं, उस रास्ते पर तमाम प्रकार के जो काम हैं वो सब बंद हो जाते हैं और लोग 6 महीने कोई काम बिना काम के रहते हैं। तो ये था कि शीतकाल में राज्य के अंदर अनेक संभावनाएं हैं जी। और शीतकाल में भी जो गद्दी स्थल हैं जहाँ पर डोली विश्राम करती है, उन सभी स्थानों पर वही दर्शन पूजन इत्यादि के कार्यक्रम पूरे विधि विधान से चलते रहते हैं जी। तो हमने सभी लोगों को बताया कि भाई एक तो दर्शन पूजन हो सकते हैं, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा, वही जो है सब मिलेगा जैसा जिस समय हमारी यात्रा चलती है उस समय धाम खुले होते हैं, उसके बाद भी। और इसके साथ राज्य में डेस्टिनेशन बहुत हैं। बिल्कुल। जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक भी मैं कहूँ कि कुछ माह देश के अनेक शहर ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल धूप नहीं दिखाई देती है जी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सुनहरी धूप होती है और अच्छी धूप, और धूप भी ऐसी कि उसको आप ताप भी सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको घाम तापो पर्यटन भी जो है इसका नाम दिया है। जी। धामी जी, आपने जो पुरानी इन्वेस्टर, आपकी जो लास्ट इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस पे कम से कम 30 लाख करोड़ से ज्यादा अलग अलग समझौते आप लोगों ने किए हैं। एक बार स्टेटस समझना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर आज थीम डेवलपमेंट का है, इसलिए लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों नहीं बताते हमें कि कार्यान्वयन जब कर रहे हैं इन सारे समझौतों का, जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने सोचे हैं, क्या स्टेटस है उसका अभी? देखिए, हमने 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर आयोजन किया था और उसमें हमने देश दुनिया के सभी लोगों को आमंत्रित किया कि राज्य के अंदर आइए, आप यहाँ निवेश करिए, उद्योग लगाइए, हमारे यहाँ पर सर्विस क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, उसमें भी आइए, वहाँ भी अपना आप यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के भी प्रक्रम को खड़ा करिए, रोज़गार करिए, अपना भी उद्योग लगाइए, निवेश करिए और हम सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसको लेकर हमने जब हम ये करने जा रहे थे तो हमने अनेक हमारे जो यहाँ पहले से जो इंडस्ट्री लगी हुई है जी, उन इंडस्ट्री के लोगों के साथ संवाद किया, क्योंकि हम ये ज़रूर जानना चाहते थे कि जो हमारे राज्य में इंडस्ट्री लगाने के लिए आएंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, वो उससे पहले हम ये जानें कि जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है या जो हमने पॉलिसी बनाई हुई है उन पॉलिसियों में कोई चेंज तो नहीं करना है या कोई नई पॉलिसी तो नहीं बनानी है। तो उन्होंने जो हमको सुझाव दिए और उस सुझाव के आधार पर हमने 25 नई पॉलिसी बनाई और हमारा राज्य जितनी हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, हमको ऐसा अपेक्षा थी या ऐसा हमको अंदाज़ा था कि 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए का हमको जो है MOU हो जाएंगे जी, और ज़्यादा हो गए और करते करते हमारे ये 3,54,000 करोड़ के MOU विभिन्न निवेशकों ने हमारे साथ करार किए कि हम यहाँ लगाएंगे और सभी क्षेत्रों के लोग आए उसमें। और उसमें से जैसे आपने कहा क्रियान्वयन, तो अभी तक 90,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की ग्राउंडिंग पर काम हो गया है जी, एक बड़ा आंकड़ा है और इसके आने से रोजगार लगभग 1 लाख करोड़ तक तो पहुंच ही गए हैं आप लोग। हाँ, लगभग आ जाएंगे, अभी जा जाएंगे। तो अच्छी हमारी एक शुरुआत है और इसको एक अच्छा आंकड़ा मान सकते हैं, क्योंकि वैसे जितने निवेशकों के साथ करार होते हैं उसमें 10 से 12%, 15% तक लोग आते हैं जी, जी, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी संख्या आई है और अभी तक ये क्रम अभी टूटा नहीं है, ये अनवरत रूप से क्रम चल रहा है। तो धामी जी, अब थोड़ा मुद्दा बदलेंगे, यूसीसी की तरफ आपको ले जाना चाहती हूँ। पहले राज्य आप बने हैं, एक बार केंद्र ने पिछले साल ये डिसाइड कर लिया कि यूसीसी लाना है, तो सबसे पहले धामी जी, यू टेकन द लीड, आपने फटाफट आयोग भी बुलाए, जल्दी से सारे काम करवाए और हाउस में पास भी करवा दिया, एग्जीक्यूट भी करवा दिया।
अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आपके हिसाब से अब तो ये एग्जीक्यूशन हो चुकी है, क्या प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड के लोगों का यूसीसी के आने के बाद? पहला सवाल। दूसरा ये कि भाई आपके जो विपक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि इस लॉ में काफी खामियां हैं जिसकी तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। और इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एक सब क्वेश्चन अनूप का भी है, तो एक ही साथ आप बताएं हमें विस्तार से, क्योंकि यूसीसी एक मुद्दा है सर, उस पर तो हमें बात करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने ये प्रश्न पूरे देश के अंदर जिस बात की लगातार पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही है उसके बारे में आपने मेरे से जानकारी चाहिए है, तो मैं आपको बताऊं कि एक तो देखिए यूसीसी समान नागरिक संहिता, इसका प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। जी बिल्कुल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको लागू कर सकते हैं। हमने संविधान सम्मत काम किया है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा त्वरित रूप से हमने इसमें एक्शन कर दिया। त्वरित रूप से एक्शन करने के लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा 2022 में यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जाते समय हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से कहा, एक अपना संकल्प रखा, हमने वचन दिया कि हमारी सरकार गठित होती है, आप हमको मौका देंगे तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए शुरुआत करेंगे, वो काम शुरू कर देंगे। और इसके पीछे हमने कुछ कारण भी गिनाए। जो अनूप जी का है उससे मैं उनके प्रश्नों का जवाब भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा जी। हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड गंगा यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी सीमा पर अपना योगदान दे रहा है। और देश के हर 5 सैनिकों में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। और देवभूमि में रहने वाले हर वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे जी। और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक जो यहाँ मिथक था कि हर बार 5 साल में मेघा जी सरकार बदल जाती है, तो जानते हैं, आप भी जानती हैं। जी बिल्कुल। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इस बार भी लोगों को, चूंकि मैं तो चुनाव से ठीक 6 माह पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और बहुत कम लोगों को, बड़े बड़े हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मैं उनको राजनीतिक विद्वान कहता हूं, लोगों को बहुत कम उम्मीद थी जी यार। और हमने जो है बहुत लोगों को सामने सामने जाते भी देखा, आते भी देखा। कई सारे अनुभव छोटे से कालखंड में मुझे हुए, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये सारा बदल दिया और दोबारा सरकार में हम लोगों को आने का मौका दे दिया। और हमने भी वचन निभा दिया, प्यार दिया आपको, हमने वचन निभा दिया जी अपना। हमने जो वायदा, मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि वायदा तो टूट जाता है, लेकिन वचन हमने अपना, बाकी लोग पीछे पड़ गए धामी जी, आपने लीड ले ली, यहाँ पर भी लीड ले ली। नहीं, देखिए, अब ये देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है और ये पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी। और अनूप जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि जो है यहाँ इसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दी। मैंने कहा कोई हमने गलत काम नहीं किया है, ये तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है, किसी धर्म के, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लिया गया है। अगर हम देवभूमि में समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, देवभूमि में हम दंगा रोधी कानून लागू करते हैं, देवभूमि में हम जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो कोई अगर कहेगा कि साहब आपने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दी, तो हमें गर्व है कि हम प्रयोगशाला कहिए, कुछ भी कहिए, ये हिंदुत्व की हम यहाँ से बिल्कुल। तो धामी जी एक बात बताइए, 140 या 170 शायद मदरसों को जो बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर विपक्ष और बहुत लोगों का अब ये कहना है कि अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों की तरफ आपका जो रुख और रवैया है वो सही नहीं है। हिंदू के अगले पोस्टर बॉय तो बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जी बनने की पूरी तैयारी में हैं। तो धामी जी आपसे इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इन बुलडोजरों का जो कहर चल रहा है अभी, क्या कहना है ऐसा है आपको? कि हम चाहते हैं कि देवभूमि में हर एक व्यक्ति कानून से जिए, जी, कानून से जीने की उसकी आदत होनी चाहिए। क्या अवैध अतिक्रमण कोई इसको सही मानेगा मेघा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं। बताइए, कोई हमने गलत काम किया अगर अवैध पर अतिक्रमण उनका हटाया? ऐसा कहना है सर कि अगर सारे अवैध- पेपर्स नहीं- उनके पास हैं और तब भी उन्हें बंद किया जा रहा है, तो ये नहीं, सवाल। नहीं नहीं, कोई भी देखिए ऐसा है, जो भी हम काम करते हैं वो विधि सम्मत करते हैं, संविधान सम्मत करते हैं और व्यवस्था सम्मत करते हैं। हमने व्यवस्था तोड़ने का कोई काम नहीं किया है। देखिए जगह जगह पर कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, ऐसे चादर बिछाकर अनेक सरकारी जमीनें जो है अतिक्रमित कर ली गई, उन पर कब्जा कर लिया गया जी, उनको हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। तो ये किसी को टारगेट करने जैसी कौन सी बात है? एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, इसके बगैर तो मैं इंटरव्यू खत्म बिल्कुल नहीं करूंगी। धामी जी, ऐसा है कि भाई ऐसी क्या खास बात है पुष्कर सिंह धामी में कि पिछली बार आप चुनाव हार जाते हैं, तब भी आपके शीर्ष नेतृत्व ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारा तो पुष्कर सिंह धामी ही बनेगा। ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा है। इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को आप में और इतना प्यार आपसे कि अब वापस तो लाना है तो इन्हीं को लाना है। आपके पहले कितने मुख्यमंत्री बीजेपी के बदले हम सब ने देखा है। धामी जी, क्या स्पेशल ला रहे हैं आप टेबल पर? नहीं देखिए, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य परिवार से पला बड़ा हूँ। हाँ। इस पार्टी के जो सिद्धांत हैं, नीतियाँ हैं, उसको मैंने आत्मसात किया है। हाँ। मैंने कभी भी कोई भी अपने लिए कोई पद मांगा नहीं है जी, और कभी भी कुछ मैंने बनने के बारे में नहीं सोचा है। बचपन से कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, एक बात जरूर मैंने दृढ़ता के साथ और आज भी कह रहा हूँ कि हमेशा मैंने ये सोचा कि कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। और मैं अपने नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सबका जो है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उस समय जिम्मेदारी मिली थी और मैं स्वयं अपना चुनाव हार गया था, लेकिन पूरे राज्य का चुनाव बिल्कुल जिता दिया था पार्टी आपने। को लोगों ने जिता दिया था। तो इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के लोग सच में वो बहुत दूरदृष्टि वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, जिन्होंने एक सामान्य परिवार में, और मैं उस समय जब पहली बार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी तो मुझे बताया भी नहीं गया था जी, और मुझे पता भी नहीं था। मैं तो विधानमंडल दल की बैठक में सबसे पीछे जाकर बैठा था। अचानक मेरे नाम का अनाउंस हुआ और मेरे जेब में एक मोबाइल था, वो भी गिर गया। मैं ढूंढता रहा उसको। लोगों ने कहा कि अरे अभी आपको जो है आगे जा रहे हैं और कहाँ मोबाइल ढूंढ रहे हैं, चलिए आगे को बढ़िए। तो इस प्रकार का है। तो और ये हमारे पार्टी का एक विशेष वो भी है हाँ, कि किसी भी कार्यकर्ता को उसके ऊपर इतना भरोसा करना कि वो कोई भी दायित्व उसको दिया जाए वो पूरा कर लेगा। हाँ। ये सच में, और दूसरी पार्टियों में कैसे ये सब होता है आप सब जानती हैं उसके बारे में। पर धामी जी, एक्सपेक्टेशन थी कि हार गया हूं उसके बाद भी मुझे सीएम बनाया जाएगा, मतलब पीएम का दिल ऐसा जीता आपने कि डिसीजन ये हो गई। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया जी, ये बात है, स्वाभाविक रूप से मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे को लगा कि रिजल्ट तो मेरा ठीक नहीं आया है, लेकिन मन में थोड़ा सा कष्ट होना स्वाभाविक था। सब समर्थक मित्र, पार्टी के लोग, सभी को दुख था। थोड़ी देर के लिए मुझे भी हुआ ऐसा, लेकिन कुछ ही देर के बाद भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से मेरे मन में ये भाव आ गया कि भाई भले ही तुम चुनाव अपना नहीं जीते हो, लेकिन पूरी पार्टी जीत गई है। वाह, पूरी पार्टी जीत गई है। और मुझे इस बात का संतोष था कि मैंने जो जनता के बीच में जाके जो वायदे किए हैं, जो मैंने वचन दिए हैं या जो संकल्प लिए हैं या जो भी हमने कहा है कि हम ये काम करेंगे, ये विकास की योजनाएं लाएंगे, हम ऐसे निर्णय करेंगे, ऐसे हम नियम बनाएंगे, वो सब काम अब मेरी पार्टी कर सकती है, मेरी सरकार आ गई है, कर सकती है। तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं था। टीम वर्क तो आपने स्पिरिट में निभाया है धामी जी। ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट वी रैप अप दिस सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और यहाँ हम सब के साथ मिलकर सारे सवाल हमारे लिए अच्छे जवाब दिए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर